हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल एंड बैटरी, जो कि टॉपिक नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं। तो ये जो 1000 प्लस MCQ का सीरीज चला रही, ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको रामबाण साबित होगी। तो सेल एंड बैटरी से आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम दे चुके हैं, ठीक है। और पार्ट 1 में हम करीब 14 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शानदार तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले का वीडियो में हम 14 नंबर तक सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब सभी क्वेश्चन को शानदार तरीका से सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो की तरह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी बताते चलूँगा, आप उसे अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान डॉट डॉट के समानुपाती होता है। यानी कि द्रव्यमान जो है किसके समानुपाती होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टता के, दूसरा ऑप्शन है केवल समय के, तीसरा ऑप्शन है केवल धारा के और चौथा ऑप्शन है धारा की मात्रा के। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। धारा की मात्रा के समानुपाती होती है क्या? द्रव्यमान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का 2 नियम है। उसमें पहला नियम में बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती IT। यहाँ पर I जो है धारा की मात्रा होती है, T समय होता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो द्रव्यमान होता है किसकी समानुपाती होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम D के साथ चूज किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को हम किस में व्यक्त करते हैं। तो राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपेक्षिक घनत्व के रूप में, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज के रूप में, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट धारा के रूप में और चौथा है अम्लीय अंश के रूप में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को हम अपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। कभी कभी पूछ देता है आपसे क्वेश्चन कि वैद्युत अपघट्य की अवस्था को जांच किया जाता है तो किस में जांच किया जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व में। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी कभी कभी दे देता है, तो आप बड़ी सावधानी के साथ राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 16 का हम ए के साथ चूज किया। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सेल जो है प्राइमरी सेल नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है डेनियल सेल, दूसरा ऑप्शन है लैंगलाची सेल, तीसरा ऑप्शन है लेड एसिड सेल और चौथा ऑप्शन है शुष्क सेल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। लेड एसिड सेल जो होती है प्राइमरी सेल नहीं होती है, सेकेंडरी सेल होती है, ठीक है। लेड एसिड सेल, निकेल कैडमियम सेल, निकेल आयरन सेल और सोलर सेल, ये सभी सेल जो होते हैं सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। जबकि डेनियल सेल, लैंगलाची सेल, शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल और क्षारीय सेल, ये सब प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 17 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सेल नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन सी के साथ गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो है डॉट डॉट होता है, यानी कि जो डिस्चार्ज बैटरी होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, घट जाता है, वही रहता है या ऋणात्मक हो जाता है डिस्चार्ज होने के बाद। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो डिस्चार्ज बैटरी होती है उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है और चार्ज बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो घट जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 18 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है यदि बैटरी को डॉट डॉट से संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। यानी कि किस तरह से हम उसको संयोजन करेंगे,
कि उसका जो आउटपुट वोल्टेज है बैटरी का या सेल का वह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम संयोजन में, दूसरा समानांतर क्रम संयोजन में, तीसरा श्रेणी समानांतर क्रम में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 19 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यदि हम बैटरी या सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, जबकि समानांतर क्रम में जोड़ने पर धारा का मान बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है और बेहद आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में 144 एम्पियर हावर की बैटरी 8 एम्पियर की दर से लगभग कितने घंटे तक धारा प्रदान करेगी। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 10 आवर, दूसरा ऑप्शन है 12 आवर, तीसरा ऑप्शन है 15 आवर और चौथा ऑप्शन है 18 आवर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 20 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि बैटरी का जो दक्षता होती है एम्पियर हावर में होती है, AH में होती है। तो एम्पियर जो दिया हुआ है 8 एम्पियर है, टोटल यहाँ पर 144 एम्पियर। तो 18 8 44 से राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, बेहद आसान न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा में दक्षता परास होती है, यानी कि जो लेड एसिड बैटरी होती है वाट घंटा में इसकी दक्षता कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 50 से 60, दूसरा ऑप्शन है 60 से 70, तीसरा ऑप्शन है 70 से 80 और चौथा ऑप्शन है 90 से 95। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ हम चूज करेंगे। 70 से 80% तक होती है। किस में पूछेगा तो वाट घंटा में। ठीक है, वाट घंटा में यानी कि WH में पूछेगा तो यहाँ पर इसकी परास जो होती है दक्षता परास वो 70 से 80% होती है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 75 से 85 तक मिलेगा। जबकि आपको एम्पियर हावर में पूछेगा दक्षता कितना होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 85 से 95 तक होती है, कभी कभी 90 से 95 भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो एम्पियर हावर में 85 से 95 तक और वाट घंटा में इसका दक्षता जो होती है 70 से 80 तक होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है समानांतर क्रम में जुड़े सेल का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जब हम समानांतर क्रम में सेल का संयोजन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज आउटपुट घटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर घंटा क्षमता बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है धारा की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि श्रेणी क्रम से जो है आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है और पार्श्व क्रम से जो है यहाँ पर धारा की क्षमता बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 22 का हम डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, आपको एक चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि जो बैटरी का आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 यहाँ पर सेल को जोड़ करके आपस में बैटरी बनाया गया है, यानी कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं और प्रत्येक का जो वोल्टेज है 1.5 प्रति सेल है। ठीक है, तो 3 है तो 3 का जो आउटपुट वोल्टेज होगा 3 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3 डेढ़ 4.5 होता है, यानी कि 4.5। और राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है जब किसी नए बैटरी को चार्जिंग हेतु डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि जब कोई नया बैटरी होता है उसको हम पहले बार डीसी स्रोत से जोड़ करके चार्ज करते हैं तो उसको किस प्रकार के चार्जिंग कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आरंभिक चार्जिंग, दूसरा ऑप्शन है नवीकरण चार्जिंग, तीसरा ऑप्शन है वर्धक चार्जिंग और चौथा ऑप्शन है चालू चार्जिंग। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 24 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसे हम आरंभिक चार्जिंग के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है जब बैटरी को बहुत कम दर पर चार्ज किया जाता है तो बैटरी चार्जिंग का कौन सा विधि कहलाती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रेक्टिफायर विधि, दूसरा ऑप्शन है ट्रिकल चार्ज विधि, तीसरा ऑप्शन है स्थिर करंट विधि और चौथा ऑप्शन है स्थिर वोल्टेज विधि। तो हम जानते हैं कि बैटरी की यह चारों विधि होती है, जिसमें जो ट्रिकल चार्जिंग विधि जो होती है
बहुत कम दर पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बूस्ट चार्ज विधि जो होती है उसमें किसी भी बैटरी को उच्च दर पर कम समय में चार्ज किया जाता है और ट्रिकल चार्जिंग में कम दर पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 25 का हम बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है। यानी कि आपको उस बैटरी का नाम बताना है जिसको बार बार बीच बीच में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मुक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन है निकल कैडमियम, दूसरा ऑप्शन है निकल आयरन, तीसरा ऑप्शन है क्षारीय मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है लेड एसिड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 26 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। लेड एसिड जो बैटरी होती है इसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है, यानी कि बीच बीच में इसे आसुत जल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, और चार्ज डिस्चार्ज की प्रक्रिया इससे बार बार गुजरना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो निकल कैडमियम है, निकल आयरन है और क्षारीय मैग्नीशियम है, ये अनुरक्षण मुक्त बैटरी है नहीं है, इसलिए लेड एसिड के साथ जाएगा। 26 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी बैटरी या सेल का धनात्मक प्लेट की संख्या ऋणात्मक प्लेट की संख्या के उपेक्षा कितनी होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेट की संख्या से 1 अधिक होती है, ऋणात्मक प्लेट की संख्या से 1 कम होती है, और तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेट से 2 अधिक होती है, और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेट से 2 कम होती है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 27 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ऋणात्मक प्लेट की संख्या से 1 अधिक रखी जाती है धनात्मक प्लेट की संख्या, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 27 का हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी का ऋणात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भूरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रे, तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद और चौथा ऑप्शन है काला। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 28 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। ऋणात्मक प्लेट का जो रंग होता है ग्रे या सलेटी कलर का होता है, ठीक है, और ऋणात्मक प्लेट जो होता है स्पंजी लेड से निर्मित होता है, जबकि धनात्मक प्लेट जो होता है लेड पर ऑक्साइड से बना होता है और इसका जो कलर होता है चॉकलेटी या भूरा कलर का होता है किस समय चार्जिंग के दौरान, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों का जो कलर है ऋणात्मक एवं धनात्मक प्लेट का वो सफ़ेद होता है, हल्का सफ़ेद, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 28 का बी के साथ चूज करेंगे, और बाकी सारे जो पॉइंट बताए उसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसका ऋणात्मक प्लेट किस पदार्थ से बना होता है, धनात्मक प्लेट किस पदार्थ से बना होता है और ऋणात्मक और धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है। तो ये सारे पॉइंट एक साथ में कई कई पॉइंट को बता रहे हैं, इसे आप अपने नोट्स में से देख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल का वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मुक्त रूप से गैस को निकलने के लिए छोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है चार्जिंग दर को बढ़ाने के लिए वेंट प्लग को खुला रखते हैं, तीसरा ऑप्शन है विद्युत अपघट्य गुरुत्व को बढ़ाने के लिए वेंट प्लग को खुला रखते हैं, और चौथा ऑप्शन है सल्फेशन दोष को कम करने के लिए खुला रखते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 29 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चार्जिंग के दौरान वेंट प्लग को इसलिए खुला रखा जाता है कि उससे निकलने वाली गैस जो है स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि चार्ज के दौरान गैस बैटरी से निकलती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीरीज होता है ज़्यादा लंबा नहीं होते हैं। 15 से 20, 25, हार्डली 30 क्वेश्चन होते हैं। सेल एंड बैटरी से 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करा। पार्ट 1 में 14 और पार्ट 2 में 16, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है प्राथमिक सेल में उत्पन्न होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को कैसे दूर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेल को आवेशित करके, दूसरा ऑप्शन है सेल को अल्प समय प्रयोग करके, तीसरा ऑप्शन है जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे का परत चढ़ा करके,
और चौथा ऑप्शन है किसी एक विधि का प्रयोग करके। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 30 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ा करके स्थानीय क्रिया दोष को दूर करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 30 का हम सी के साथ चूज किए। तो ये छोटा सा वीडियो था जो पार्ट 2 के ऊपर, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट चैप्टर से सभी MCQ को सॉल्व कराएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चैनल से मेरा जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।